नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उससे संबंधित आगे का जो प्रैक्टिस सेट है, आज हम उसके तहत हिंदी और जीएस के पोर्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, जो ये टेस्ट पेपर है ये आपका 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। तो यहां से आपको ये भी जानने के लिए मौका मिलेगा कि आपका जो रियल एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से और किस लेवल के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जीएस का पोर्शन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आपके ऑप्शन रहे हैं, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है डेनियल कन्नमन, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड मॉर्सल। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक अथवा पितामह या फादर कहा जाता है। ठीक है, वही इनकी एक किताब है, उस किताब का नाम आपको जरूर ही पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट किताब है, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या किताब है? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। वहीं जो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनसे संबंध में भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने धर्म को जो है ना अंधा कह दिया था। क्या बोला था? धर्म को अंधा कहा था, बताया था कि भाई धर्म जो है उसका कोई बेस नहीं होता है, वो अंधविश्वास पर आधारित होता है। इनके संबंधित भी एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल। क्या किताब का नाम है? दास कैपिटल। इनकी किताब का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? ऑप्शन ए है नमक कर, ऑप्शन बी है नील की खेती, ऑप्शन सी है भू राजस्व, ऑप्शन डी है कपड़ा व्यापार अधिनियम। तो इसमें से जो आपका राइट जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। नमक कर के विरोध में ही गांधी जी ने जो है 1930 में जो है ये दांडी मार्च किया था। कहां से कहां तक? तो गुजरात में जो आश्रम पड़ता है आपका, साबरमती आश्रम से और दांडी मार्च तक। ठीक है, इस दांडी मार्च में गांधी जी के साथ में 78 लोग थे, 78 अनुयायी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनकी संख्या भी आपसे जो पूछ लेता है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी, जो नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था या जो विद्रोह हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के फिर डैश से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए 1/3 से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी है 1/4 से अधिक नहीं होगी, अथवा ऑप्शन सी में कह रहा है 1/5 भाग से अधिक नहीं होगी, या ऑप्शन डी में कह रहा है 2/3 भाग से अधिक नहीं होगी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3 से अधिक नहीं होगी। देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जो राज्य होते हैं ना, राज्य में 2 सभाएं, हर राज्य में नहीं, लगभग में आप मानिए 6 राज्य, एक यूटी भी वर्तमान में ऐसा जहां पे जो विधान परिषद है वो भी है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है। एक होती है विधानसभा, ये तो वह राज्य में अनिवार्य होती है, इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी बोलते हैं। एक होती है विधान परिषद, ये सभी राज्यों में नहीं है, यूपी में है, यूपी है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। ठीक है, इनमें है ये। तो कह रहा है कि इसकी जो सीट होंगी वो कितनी होंगी? तो कह रहा है कम से कम जितनी उस राज्य में विधानसभा की सीटें होंगी उसकी कम से कम 1/3 से अधिक नहीं होंगी, इससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं? ऑप्शन ए है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है छऊ। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी छऊ। इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी छऊ। वहीं जो मोहिनी अट्टम है वो आपका केरल का शास्त्रीय डांस है। क्या है? केरल का शास्त्रीय डांस आपका क्या है? मोहिनी अट्टम है। ठीक है, और केरल का और भी है काली अट्टम भी आपका क्या है? केरल का ही है काली अट्टम। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ का है? केरल का ही है। फिर कुचिपुड़ी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगर पूछे भारत में कुल शास्त्रीय जो डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो नो डाउट 8 है। कितनी है? 8 है। अगर पूछे भारत में वर्तमान का मतलब है आज तारीख है 25 दिसंबर 2024, पूछेंगे कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? पहले तो 6 ही थी, लेकिन भैया 5 और जोड़ दी गई हैं अभी जल्दी में। जल्दी का मतलब वही 2024 में नवंबर में। ठीक है, तो टोटल में कितनी संख्या हो गई है? 11। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं तो आपको 6 ही पता होंगी, ये 5 नहीं पता होंगी। ये रिसेंटली जोड़ी गई हैं, इसलिए अब वर्तमान में दिसंबर 2024 में भारत में शास्त्रीय जो भाषाएं हैं उनकी संख्या 11 हो चुकी है, ना कि 6। ठीक है, ये करंट अफेयर से अपडेट एक जो अपडेट थी तो इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ। ठीक है, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, पहले इसका मतलब समझ लीजिए भाई, इंडोर्स क्या होता है और आउटडोर्स क्या होता है। ऐसे खेल जो घर के अंदर ही बैठकर सदस्यों द्वारा बैठ के जो खिलाड़ी होते हैं वो आपस में बैठकर ही खेल सकते हैं। इसमें दिमाग का ज्यादा यूज होता है, हमारा जो फिजिकल मतलब जो शरीर होता है उसका यूज कम होता है। कहने का मतलब हम बहुत कम भागते दौड़ते हैं, बैठकर आराम से खेल लेते हैं। जैसे लूडो हो गया आपका, चेस हो गया, शतरंज हो गया, है ना, कैरम बोर्ड हो गया। तो ये किसमें आते हैं? इंडोर में आते हैं। आउटडोर में हमें भाई भागना पड़ता है, एक पूरे जो है पिच की या ग्राउंड की आवश्यकता होती है। जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, पूरे ग्राउंड की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है, तो भाई वॉलीबॉल इंडोर कह रहा है, इंडोर में खेला जा सकता नहीं भाई, खाली आउटडोर में खेला जा सकता है, बल्कि वो कह रहा है कि इंडोर आउटडोर दोनों में जो खेला जा सके। क्रिकेट गलत हो जाएगा भाई। गोल्फ, अरे इसके लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, बड़े ग्राउंड की लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे मारते हैं स्टिक से, है ना। तो टेबल टेनिस इस दिए गए ऑप्शन में से जो आपका आंसर होगा वो टेबल टेनिस होगा। हालांकि टेबल टेनिस में भी थोड़ा जो है हम चलते फिरते हैं, लेकिन हाँ वो घर के अंदर ही आराम से खेला जा सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े हमें फील्ड या ग्राउंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2016। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 में ये अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था। यहां से आप ये सीख सकते हो कि जो वर्तमान में आपकी जो है योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ के जाना है पेपर देने के लिए, क्योंकि योजना हमारे एग्जाम में जो है आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है कल्याणी चड्ढा, ऑप्शन बी है यम कलावती, ऑप्शन सी है मंजू गुप्ता एंड ऑप्शन डी है जया वर्मा सिन्हा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जया वर्मा सिन्हा, जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्षा बोला करो, ठीक है ना, अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये 2023 में असल में इनकी नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी? 2023 में। वर्तमान में अब ये नहीं है, अब कोई और आ चुकी है, लेकिन ये एग्जाम 2024 में हुआ, इसलिए जो करंट पूछी है वो 2023 की पूछी गई। आपका अगर एग्जाम 2025 में, तो आप करंट अफेयर 2024 के पढ़ के जाना है, ना कि 23 की। ठीक है, ओके।
वहीं आप यहां इस क्वेश्चन से यह सीख सकते हो कि जो नई अपॉइंटमेंट होंगी, नियुक्तियां होंगी, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि अभी रिसेंटली नवंबर महीने में जो 51वें भारत के CJI हैं, है ना, वो बनाए गए। तो वो कौन बनाएंगे? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है ना। इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी। वही आपने सुना होगा क्या बोलते हैं भाई, 16वें वित्त आयोग, 16वें जो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग, तो उसके अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है। उसके अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनरगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनरगड़िया, ठीक है ना। कौन है? अरविंद पनरगड़िया है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देख लेते हैं, फोन आ रहा है किसी का। हेलो हेलो, हम बना रहे, वीडियो बना रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई काम है बताओ। चलिए ठीक है भाई, फोन आ गया था, इसलिए कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं गया था। फिर अगले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है जनगणना, ऑप्शन डी है साक्षरता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था जैसी होगी वैसी हमारी जो बौद्धिक विकास है वो होगा, समाज का विकास भी वैसे ही होगा, आर्थिक विकास भी उसी हिसाब से होगा और सांस्कृतिक विकास भी उसी हिसाब से होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे कि आप अफ्रीका में चले जाओगे तो वहां पे भाई अर्थव्यवस्था जो है ना देशों की बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है, लचर पचर है। तो वहां पे क्या बौद्धिक विकास हो पाया है? नहीं हो पाया। लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा इतने टेक्निकल नहीं है। फिर उसके बाद में समाज का विकास भी वहां पे नहीं हो पाया। समाज के विकास का मतलब इससे हेल्थ, लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है वहां पे। लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होती है तो वो भी लोगों की बहुत ज्यादा वीक रहती है। साक्षरता दर है तो वो भी बहुत ज्यादा कम मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे। किस नंबर के तीर्थंकर थे कह रहा है? 21वें, 24वें, 23वें, 22वें या फिर 23वें। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगर आपको सिर्फ इतना पता है जैन धर्म में कुल मिलाकर ही 24 तीर्थंकर हुए तो आपसे टेंशन निकल सकता है, क्योंकि वो अंतिम क्वेश्चन में ही कह रहा है अंतिम नंबर के थे और आपको पता है कि कुल मिलाकर 24 हुए हैं, तो अंतिम क्या होगा भाई? 24 ही तो होगा, ठीक है। यहां से एक चीज और जानिए कि जो पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। और इनके दो नाम थे, एक नाम था आदिनाथ। दोनों नाम आपको जो है ध्यान रखना है, आदिनाथ, ठीक है। और इनका जो आपका प्रतीक चिन्ह था वो बैल था। प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? बैल था, ठीक है। और वही एक 19 नंबर के ध्यान रखो, 19 नंबर की जो थी वो मल्लिनाथ थी, क्योंकि मल्लिनाथ 24 तीर्थंकरों में एकमात्र महिला तीर्थंकर थी, अपवाद थी। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था या प्रतीक निशान कह सकते हो था वो जार कह सकते हो, जार कॉमा कहीं कहीं मछली भी इनका जो है दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या? मछली भी दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखोगे। 23वें नंबर के भी एक ध्यान रख लो, जो 23वें नंबर के हैं आपके वो हैं आपके पार्श्वनाथ। कौन से हैं? पार्श्वनाथ, ठीक है। कौन से? पार्श्वनाथ। और इनका जो चिन्ह है ना वो है आपका सर्प। क्या है? सर्प इनका जो है क्या है? चिन्ह, ठीक है। भाई एक चीज और ध्यान रख सकते हो, जैन धर्म की भाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो भाषा इनकी जो है वो प्राकृत है। और बौद्ध धर्म की अगर भाषा पूछी जाए, अगर जो है बौद्ध धर्म की भाषा पूछी जाए तो पाली है। क्या है? पाली है, क्योंकि दोनों की भाषाएं जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो राइट जवाब क्या होगा? इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा समानता का अधिकार। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक है वो किस विषय से संबंधित है? तो जो समानता का अधिकार है ये इससे संबंधित है। फिर आपका धार्मिक कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक। स्वतंत्रता का कहां से है? तो 19 से, अनुच्छेद 19 से 22 तक आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध वहीं आपका 23 और 24 कौन कौन सा है? 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ में काम किया है? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी है एल सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है शिव कुमार शर्मा। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है भारत के तबला वादक। ठीक है, और जो 2025 में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इनका रिसेंटली 15 दिसंबर, कब भैया? 15 दिसंबर 2024 को इनका देहांत हो गया है। क्या हो गया है? देहांत हो गया है। इन्हें जो है 2023 में, कब? 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है और 2 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये जो जानकारी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, क्योंकि इस साल इनका देहांत हुआ है। संभावना है कि यहां से क्वेश्चन बने। इनकी आप इमेज देखना तो कभी भी इमेज इनकी सिंपल नहीं आएगी, सामने इनके तबला रखा होगा, क्योंकि बहुत बड़े ये तबला वादक थे। ठीक है, वही ऑप्शन बी जो है हरिप्रसाद चौरसिया, ये भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। कैसे वादक है? बांसुरी वादक हैं, क्योंकि ये बांसुरी जो है बजाते हैं और उनसे धुन निकालते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस डांस से है? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है भारतनाट्यम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारतनाट्यम से जो टी बाला सरस्वती है वो संबंधित है। कहने का मतलब भारतनाट्यम डांस को वो करती हैं, बहुत फेमस है। तो आप देख रहे होंगे कि जो डांस है या जो खेल है तो उनसे प्रश्न आ रहे हैं, ये कोर एरिया है। हर पेपर में जो कम से कम 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो इन टॉपिक को आपको जो है कवर करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2023 में। अच्छा, इसको हम छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर हर साल जो है बदल जाती है। भाई 2023 में किसी और को मिला होगा, लेकिन हमारा एग्जाम 2025 में है, तो जो 2024 में है ना वो इंपॉर्टेंट है। 2023 वाला हम स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14, भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति पेश की। कह रहा है ईयर बताना आपको, 1991 में भारत ने एक नई आर्थिक नीति पेश की थी, या 1947 में पेश की थी, या 1995 में, या फिर 1980 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1991 में भारत ने एक नई आर्थिक नीति पेश की थी। ये आर्थिक नीति भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि भारत ने जो 1991 में आर्थिक नीति लाई थी वो एलपीजी पर आधारित थी। एल का मतलब है लिबराइजेशन, ठीक है, लिबराइजेशन, और पी का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन पर, और फिर जी का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन।
इन पे फोकस किया गया था। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। असल में इस समय 1991 के दशक में भारत के पास जो विदेशी मुद्रा थी वो पैसे रहे ही नहीं थे, इसलिए इससे पहले अगर भारत में कोई क्या करना चाहता, इन्वेस्ट करना चाहता, तो उसे बहुत ज्यादा परमिशंस लेनी पड़ती थी, गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज्यादा वो कर दिया, मतलब लाइसेंस को समझ लीजिए खत्म कर दिया था, बहुत सारे सेक्टर में खत्म कर दिया था, बोल दिया था कि भाई विदेश की कोई कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। और पूछा जाता है कि इस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो इस समय जो वित्त मंत्री आपके थे वो थे क्या बोलते हैं भाई, मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह, क्योंकि इनको ही भारत में जो है इसका उदारीकरण का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उदारीकरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, उदारीकरण, इसका जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को ही, क्योंकि उस समय यही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। जो है दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है, जैसे कि कौन कौन से हैं। आपने जो है एक कहावत सुनी होगी कि कहा जाता है हमारा शरीर जो वो जिन जिन चीजों से बना है तो उसमें 5 चीजें ही लगी, जैसे आग, छित, आपने नाम में जरूर सुना होगा, पंक्ति सुनी होगी, छित जल पावक, छित जल पावक, छित जल पावक, गगन समीरा, और फिर आगे है 5 तत्व से बना शरीरा। तो वही तो पूछ रहा है भाई, वही तो पूछ रहा है, ठीक है ना, इनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? नंबर बताना है, 9वीं थी, 11वीं थी, 12वीं थी या 10वीं थी? तो कौन सी हो सकती है भाई? लास्ट ये योजना थी और ये 12वीं योजना थी। इसका जो टेन्योर था वो 2012 से 5 साल की होती है, तो लास्ट में कब खत्म होनी चाहिए? 2017 तक भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना से आप ये ध्यान रख सकते हो कि 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी भारत की वो समानता के ऊपर आधारित थी, और इसकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो भी काफी ज्यादा थी अन्य योजनाओं की तुलना में, ठीक है। और यहां से ध्यान रख सकते हो, अगर पूछा जाए पहली भाई पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। अगर पहली पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो 1951 में शुरू हुई। अगर पूछा जाए कि आपका जो योजना आयोग है, योजना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसके ठीक 1 साल पहले 1950 में, क्योंकि जो योजना को लागू करता था, योजना को जो बनाता था वो योजना आयोग ही था। तो पहली योजना तो 1951 में बनी, लेकिन भैया इसको चलाने के लिए, इसको देखने के लिए कौन बनाया गया? योजना आयोग बनाया गया, ठीक 1 साल पहले 1950 तक। फिर योजना आयोग जो है वो कब तक चला आपका? 2015 तक चला। फिर 2015 में ही योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। किसका? नीति आयोग का गठन किया गया, ओके। और जो है नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं? दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके पीएम ही होते हैं। क्या होते हैं? पीएम ही होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ओके। चलिए आगे है 2000 क्वेश्चन नंबर 17, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विपरीत अधिशेष, ऑप्शन बी है विपरीत घाटा, ऑप्शन सी है उत्पादित अधिशेष, उत्पादित घाटा। तो 2 ऑप्शन आप इसमें से ऐसे काट सकते हो। भाई हम कोई चीज कब बेचेंगे? जब हमसे एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो कह रहा विपरीत घाटा, भाई घाटा में कैसे हम बेच लेंगे? सबसे पहले तो हम अपने आप देखेंगे ना, अगर हमसे एक्स्ट्रा होगा तभी तो हम बेचेंगे। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। देखिए अक्सर हम गांव में किसी से कोई चीज मांगते हैं, चलो मान लिया मैंने गेहूं किसी से मांगा
मैंने कहा भाई गेहूं हमें चाहिए, तो वो कहेगा कि भैया इस बार मेरे गेहूं बहुत कम हुए, हमसे एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो हम बेच कैसे लेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो यहां पे क्या होगा, उत्पादित अधिशेष। आंसर क्या आना चाहिए भाई, तभी तो कोई बेचेगा जब उसके पास जो उत्पादन है वो अधिशेष का मतलब एक्स्ट्रा होगा उससे। तो आंसर सी आपका राइट जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। कह रहा है 963, 943, 923 या फिर 903। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। इसमें से अगर सबसे ज्यादा पूछे तो आपका केरल, सबसे ज्यादा पूछे तो केरल है, मिजोरम है, इनका जो है सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर सबसे कम पूछे तो हरियाणा का, किसका होगा, हरियाणा का होगा। कितना है 879। और फिर नंबर 2 पे सबसे कम पूछे तो J&K मतलब जम्मू कश्मीर का, जो कि कितना है 889। कितना है 889। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे मैं एक जानकारी आपको और भी शेयर करना चाहता हूं कि जनगणना के ऊपर हमने अलग से लगभग में वही 40 मिनट के आसपास वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो आप देख लेते तो आप यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के साथ में बताया हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल कौन सा युग्म सही है। कह रहे पूजा वस्त्राकर, कह रहा ये निशानेबाज है क्या, निशानेबाजी से संबंधित है, या कुलदीप यादव क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका गलत है, क्योंकि पूजा जो वस्त्राकर है निशानेबाज नहीं है, ये महिला क्रिकेटर है, तो ये गलत हो गया। लेकिन कुलदीप यादव है वो क्रिकेट से संबंधित है, तो ये वाला सही होगा। तो इसमें राइट जवाब जो होना चाहिए ऑप्शन सी, मतलब केवल दूसरा ही हमारा सही है। यहां से आप जो है ये सीख सकते हो कि जो भी एक साल के फेमस खिलाड़ी हो किसी भी खेल में, तो उनका नाम, उनका संबंध आपको जरूर ही ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। आज की वीडियो में जो जीएस का हम लोग पोर्शन कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा तैराकी में डैश में पीठ के बल तैरा जाता है। कह रहा फ्री स्टाइल में ऐसा किया जाता है, या बटरफ्लाई स्ट्रोक में पीठ के बल तैरा जाता है, या स्ट्रीम लाइन इसके तहत पीठ के बल तैरा जाता है, या बैक स्ट्रोक इसमें जो है पीठ के बल तैरा जाता है। ऋतिक सामने से हटिए, वो बड़ा करो, छोटा क्या है इसे, फिर इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा वो बैक स्ट्रोक होगा। भाई फ्री जो स्टाइल होती है ना उसका नाम है फ्री स्टाइल। आप कैसे भी तैरिए, चाहे आप अपना मुंह जो है पानी के अंदर कर लीजिए, चाहे हाथ चलाइए, चाहे पैर चलाइए, चाहे पीठ के बल तैरिए, चाहे कैसे भी तैरिए, तो उसको फ्री स्टाइल बोलते हैं। और जो बैक स्ट्रोक होता है उसको हम पीठ के बल ही तैरते हैं। ठीक है ना। तो जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आइए अब चलते हैं हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प चयन करना है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, मितव्ययी बोलेंगे, उसे परोक्ष बोलेंगे, या अपूर्व बोलेंगे, या अपव्ययी बोलेंगे। तो ये ऑप्शन कट गया। यहां पे आंसर क्या आपका होगा, कह रहा व्यर्थ ही खर्च करता हो। व्यर्थ का मतलब जहां आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक ही खर्च कर रहे हो पैसे, तो उसको हम बोलेंगे अपव्ययी। क्या बोलते हैं, कहते हैं बहुत बड़े भाई अपव्ययी हो, जहां पे पैसा हमें नहीं खर्च करना चाहिए वहां भी हम पानी की तरह बहा रहे हैं। फिर जो बहुत कम खर्च करता है तो उसको बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमें क्या करना है, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती हो। प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से आंसू निकल पड़े। तो प्रिया की बातें, क्या ये गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है जो गलत वाला है। आंसू निकल पड़े गलत है, क्योंकि आंसू जो है वो बहुवचन का शब्द है, और आंसू निकल पड़े सही है। आंसू निकल पड़ा अगर होता तो गलत हो जाता। फिर आंख से, यही हमारा आंसर होगा, यही गलत है, क्योंकि आंख से नहीं आंखों से, क्योंकि आंख से नहीं आंखों से, 2 आंख है ना, तो वहां पे होना चाहिए आंखों से। सॉरी, मैं आंसू के ऊपर गोला कर रहा हूं, जबकि मुझे गोला करना चाहिए आंख पे। ठीक है, आंखों से, यही गलत है, आंख की जगह पे आंखों से होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, महाभारत के युद्ध, बस कह रहा युद्ध की सही वर्तनी क्या, युद्ध ऐसे लिखा जाएगा या युद्ध, युद्ध होता ही नहीं भाई, युद्ध होता है, फिर युद्ध ऐसे लिखा जाएगा या फिर युद्ध, युद्ध होता है या नहीं, युद्ध होता है तो बड़ूक पाई लगेगी, नहीं भाई छुटूक पाई लगती है युद्ध में, तो आंसर आपका ए राइट होगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या हमें करना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जानने को इच्छुक, कह रहा इसका क्या आंसर होगा, जानने को जो इच्छुक होता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिगीसु या फिर जिजीविसा। तो भैया इसको आप काट दीजिए ऐसे ही, क्योंकि जो जीने की इच्छा होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जिजीविसा। कैसी इच्छा, जीने की इच्छा, जो जीने की इच्छा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिजीविसा बोलते हैं। वही जो जिज्ञासा होती है वो जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं। लेकिन यहां पे आप गौर करके देखना, वो कह रहा है जानने को इच्छुक, इच्छा नहीं कह रहा है, कह रहा इच्छुक, कह रहा उस आदमी को क्या बोलेंगे जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है। तो जिज्ञासा हमने काट दिया था, ये भी काट दिया था। जिगीसु होता है जो किसकी इच्छा रखता हो, जीने की इच्छा रखता हो, तो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन ए जिज्ञासु। ठीक है, जो जानने का इच्छुक होता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जीने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का हमें चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरा भाई बड़ा ही आलसी, आलसी का विलोम आपको जो है छांटना है। कामचोर, भैया आलसी को कामचोर ही तो बोलते, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आलसी, इसे हम काम पे नहीं रखेंगे, तो ये तो समानार्थी हो गया है ना, बल्कि हमें ढूंढना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है विलोम शब्द। फिर कह रहा काहिल, भैया कहते हैं तुम भाई बहुत काहिल हो, बहुत कामचोर हो, तो ये भी गलत हो गया। कर्मठ, बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, कर्मठ। भाई नेता लोग है ना, जब इलेक्शन होता है तो पोस्टर उनके चिपकाए जाते हैं, लिखा होता है कि भाई नाम लिखा होगा ये बहुत ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी है। कर्मठ का मतलब होता है जो काम करता हो, खूब काम करता हो, उसे क्या बोलेंगे, कर्मठ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, कर्मठ। वही जो आकर्मण्ड लिखा है ना वो इसका उल्टा होता है कर्मठ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। बनारस का कह रहा तत्सम शब्द क्या होगा, बाराण गलत, बाराणी गलत, वाराणस, वाराणस होता है गलत भाई, वाराणसी। क्या आंसर होगा, वाराणसी इसका राइट जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गोलमाल करना, वाह मूवी का नाम दे दिया। मूर्ख बनाना, बेईमानी करना, खूब हंसना, बहका देना, गलत है, गलत है। फिर बेईमानी करना गलत है भाई, मूर्ख बनाना, गोलमाल करना का क्या मतलब होगा, मूर्ख बनाना। अगर आपने गोलमाल मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपको पता होगा कि उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को क्या बनाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मां लक्ष्मी की कृपा से सभी को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, फल फूल। अरे फल फूल प्राप्त होता है कि होती है, गलत। और उधर कह रहा है वो भाववाचक संज्ञा, भाई फल फूल को क्या आप टच नहीं कर सकते, क्या आप देख नहीं सकते, इसे तो हम देख सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। कह रहा आराम, बिल्कुल आराम जो है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भैया लक्ष्मी की कृपा से हमें आराम मिलेगी, बिल्कुल नहीं। लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं,
है ना, तो उनकी कृपा होती तो हमें आराम मिलती है, आराम के लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते नहीं, गलत हो गया। विपन्नता बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है भाई, विपन्नता के लिए हमें किसी की पूजा नहीं करनी होती है, हम इसको दूर करने के लिए ही तो लोग पूजा करते हैं भगवान की, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आना चाहिए, संपन्नता अर्थात प्रॉस्पेरिटी। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अलिखित। भाई पढ़ने की बात कर रहा है, अलिखित आ गया, काट सकते हैं, मतलब पढ़ाई में लिखित कहां से आ गया ना, अपठित या अपथित। अपथित अपथित होता नहीं, अपठित होता सही शब्द, अपठित या अपठनीय। फिर से एक बार ट्राई करिए, इसे पढ़िए, अगर आप सही से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कर लोगे गलत। कह रहा जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, तो एक अपठित होता है और एक अपठनीय होता है। अपठित का मतलब होता है जो, बहुत हिसाब से समझना यहां पे, जो पढ़ा ना गया, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो उसे बोलते हैं अपठित। और अपठनीय इसका राइट जवाब होगा। अपठनीय का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके उसे बोलेंगे अपठनीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसमें में क्या फाइंड आउट करना है भाई, देख लेते हैं। तद्भव रूप का सही विकल्प, कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव, तद्भव रूप बताना है। कंटक का तद्भव रूप, कंटक में कांटा होता है ना, कह इसका सही रूप बताइए क्या होता है, तो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट होगा, कांटा। क्रीडा तो भाई खेलने को बोलते हैं ना। पत्थर, पत्थर वही अपना उसका बना होता है प्रस्तर। कील तो ये होगा ही नहीं, ऑप्शन क्या राइट होगा, ऑप्शन ए कांटा इसका ठीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। अच्छा एक चीज और, जहां पे सर्वश्रेष्ठ देगा तो वहां पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ तभी बता सकते हो जब चारों ऑप्शन पढ़ लोगे। मान लिया आपने पहले ही ऑप्शन पढ़ा, आपको लगा पहले सही है तो पहले लगा दिया, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन नंबर 2 में दिया तो आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन लगा दिया आपने ये। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि जहां पे सर्वश्रेष्ठ आ जाए वहां पे अलर्ट हो जाओ, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। कह रहे खिचड़ी पकाना, इसका क्या मतलब होगा, खाना बनाना, गलत। बहुत सारा खाना बनाना, गलत। छुपकर बातें करना या षड्यंत्र करना, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा षड्यंत्र रचना। भाई जब गांव में लोगों की लड़ाई हो जाती है तो लोग जो है ना आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि भैया उन लोगों की खिचड़ी पक रही है, कहने का मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा सही बर्तनी जो शब्द है वो बताइए। बीमारी के बाद उसे बहुत कमजोरी, कमजोरी का सही बर्तनी बताइए क्या होगा, कमजोरी ये होगा या कमजोर होगा, भाई कमजोर थोड़ी ना होता, कमजोरी दिया तो कमजोरी ढूंढेंगे, कमजोरी ये तो सही है, बिल्कुल देखो भाई सेम सेम है ना, कमजोरी, और इसमें भी कमजोरी है। तो आप खुद बताइए जब ये गलत है तो क्या ये गलत नहीं होगा, अगर ये गलत नहीं होता तो सही बर्तनी शुद्ध करने के लिए कैसे बोलता है ना, तो ये भी आपका गलत। कमजोर बिल्कुल नहीं, कामजोर लिखा है उसने, कमजोर भी नहीं कामजोर लिख दिया, तो आंसर होना चाहिए कमजोरी, पहला वाला ही आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा पर्यायवाची शब्द बताइए भाई, झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होगा, पताका, पर्णकुटी, धक्का या रीति, तो गलत। और आंसर क्या होगा, पर्णकुटी। पर्ण मतलब होता है पत्ता, जो कुटिया पत्ता की बनी होती है, पत्ता का मतलब घास फूस की बनी होती है, उसी को तो हम झोपड़ी बोलते हैं। पताका, पताका का मतलब क्या होता है, विजय पताका मतलब हराना या जीतना, क्या बोलते हैं, हराना या जीतना, ठीक है। हराना और हारने में अंतर है, तो हराना मैं बोल रहा हूं ना कि हारना, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अकेले चलते समय हमेशा सजग रहना चाहिए, कह रहे सजग का पर्यायवाची क्या होना चाहिए, बीड़ा, अरे कहां भाई क्या बात हो रही है, क्या ऑप्शन में, सारा रहना चाहिए, नहीं, बार रहना चाहिए, नहीं भाई, सावधान रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जहां पे कोई भी खतरा हो तो वहां पे
हमें किसकी चेतावनी दी जाती है कि भाई सावधान रहें। जैसे मान लो कोई पुल है, आप रोड पे जा रहे हो, कोई पुल ऐसा है जो टूटा हुआ जिसके गिरने की संभावना है, तो वहां पे लिखा होता है कृपया सावधानी से निकलें, है ना। या मान लो आप जंगल से जा रहे हैं, वहां पे बहुत ऐसे खूंखार जंगली जानवर है, तो वहां पे लिखा होता है कि सावधानी पूर्वक निकलें, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछ रहा है भाई, विलोम शब्द बताना है आपको। क्या बताना है? विलोम शब्द। देख लीजिए, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप निश्चिंत नहीं होते। निश्चिंत का उल्टा बताना है। ओके, उल्टा कह रहा अवश्य गलत, निसंदेह गलत, चिंतित, भाई निश्चिंत का उल्टा क्या होगा? चिंतित ही तो होगा। क्या होगा? चिंतित होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब भाई हमारे पैसेज आएंगे, ठीक है ना, हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, यहीं से पढ़ लो। चलो, कह रहा हमारे भारत देश की उन्नति हम पर ही डैश करती है। क्या करती है? यहां पे आइए, इसमें देखिए कुछ, ऋतिक इसे हटाओ। क्या कह रहा? निर्भर करती है, या दिखावा करती है, या दबाव करती है, या कार्य करती है। फिर हमारे भारत देश की उन्नति हम पर क्या होना चाहिए भाई? हम पर निर्भर करती है। इसका मतलब है हम पे निर्भर करती है का मतलब है जब मेरी उन्नति होगी तभी तो दूसरे की होगी, जब हमारी नहीं होगी, दूसरे की नहीं होगी, तो समाज की उन्नति कैसे हो जाएगी? अगर समाज की नहीं हुई तो देश की कैसे हो जाएगी? तो इसके लिए सबसे जरूरी है हमारी उन्नति होना, दूसरों की उन्नति होना, समाज की उन्नति होना, फिर देश की उन्नति होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 देखिए, एक व्यक्ति की डैश है, उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है। क्या मेरा? एक व्यक्ति की उन्नति उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है, या अवनति? भाई उन्नति की बात कर रहा है, तुम अवनति की बात कर रहे हो, तो ये गलत हो गया। समृद्धि नहीं जी, उन्नति की बात हो रही है। सिद्धि, अरे सिद्धि में साधु वगैरह थोड़ी ना जो सिद्धि करेंगे भाई, उन्नति की बात कर रहा है। उन्नति में सिद्धि से उन्नति कैसे हो सकती? बिल्कुल नहीं होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए? उन्नति। एक व्यक्ति की उन्नति उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहां चला गया भाई? 18 ये रहा। कह रहा आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा हमारे देश की गरीबी को मिटाने, सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना अकारण है, जरूरी है, अनावश्यक है। अरे भाई अनावश्यक तो हो ही नहीं सकती। अगर हमें अपने देश की उन्नति करना है तो भैया जो अच्छी शिक्षा है, हमारे देश की गरीबी को मिटाना, तो ये सही तो बात कह रहा है। अगर हम अच्छी शिक्षा को अनावश्यक बता देंगे तो हम अपनी देश की उन्नति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आना चाहिए क्या है? जरूरी है भैया आर्थिक विकास में वृद्धि। आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं करोगे तो देश की उन्नति कैसे हो पाएगी? तो ये सारी चीजें क्या है आपकी? जरूरी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 19, हमारे देश भारत के उन्नति का एक महत्वपूर्ण तत्व में एकता की भावना है। अनेकता में एकता की भावना है, पड़ोसियों में एकता की भावना है, या कार्यों में एकता की भावना है, या देशों में एकता की भावना है? तो यहां पे आंसर होगा अनेकता में एकता की भावना। भाई पड़ोसी ये तो काट सकते हो, आपने देखा होगा कभी पड़ोसियों में जो है एकता की भावना होती है? होती नहीं है। दूसरे से ही जल जाते हैं ना, तो वो तो कभी मिल ही नहीं सकते। फिर आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत देश में हर 1000 किलोमीटर पर डैश बदलती जाती है। बोलियां बदलती जाती हैं या रिश्ते बदलते जाते हैं? रिश्ते भाई काट सकते हैं, वो कह रहा है बदलती जाती है, तो रिश्ते तो बदलेंगे ना कि बदलती जाती है। फिर ऑप्शन सी है पदार्थ बदलते जाते हैं। भाई पदार्थ की बात कहां हो रही है? उन्नति की बात हो रही है, वो पदार्थ कह रहा है। पानी बदलती जाती नहीं, पानी बदलता जाता हो सकता है लेकिन पानी बदलती जाती नहीं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए मतलब बोलियां इसका राइट जवाब हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये था एसएससी जीडी 2000 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।